दुनिया की एक चौथाई आबादी पर अपनी हुकूमत कायम करने वाली इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को क्षमादान की घोषणा की। अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का अनुमान था कि इस घोषणा के पश्चात गोंडा और बहराइच तक सिमट कर रह गए देश भर के क्रांतिकारियों की ओर से सशस्त्र संघर्ष अब समाप्त हो जाएगा। पर क्रांतिकारियों का स्वाभिमान उन्हें झुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के जवाब में बेगम हजरत महल ने बॉन्डी महल से जवाबी ऐलान कर उनकी घोषणाओं को झूठ और फरेब घोषित कर दिया। साथ ही राजा देवीबख्श सिंह और नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सुलह के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकराकर यह साबित कर दिया कि जंग अभी बाकी है। नमस्कार, यह है घाघरा पार की खास सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह की अमर गाथा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि 31 जुलाई 1858 को सर होप ग्रांट मान सिंह की मदद के लिए फैजाबाद पहुंच चुका था। बेलवा के पास देवीबख्श सिंह की सेना से रोक्राफ्ट की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास वो पहले से ही कर रहा था। क्रांतिकारी सेना की कड़ी चौकसी उसके सैनिकों को सरयू पार करने में सफल नहीं होने दे रही थी। इसी बीच ब्रिगेडियर टेलर के नेतृत्व में 4300 सैनिकों की टुकड़ी क्रांतिकारियों का सफाया करने के लिए आ पहुंची। देवीबख्श सिंह के नेतृत्व में बेलवा शिविर के पास कई जोरदार लड़ाइयाँ हुई। कई अंग्रेज अफसर और सैनिक मारे गए और देवीबख्श सिंह के 500 सैनिक शहीद हुए। दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिसके कारण युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया। 2 दिन के बाद ब्रिगेडियर टेलर, सर होप ग्रांट और रोक्राफ्ट ने देवीबख्श सिंह के कैंप पर अचानक हमला बोल दिया, किंतु बालाराव, मेहदी हसन और अशरफ बख्श खान की सेनाओं के आ जाने से अंग्रेजों को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। इधर अयोध्या की ओर से सरयू पार कर सर होप ग्रांट की सेना बेलवा पहुंचना चाह रही थी। क्रांतिकारी सेना को बेलवा के साथ सरयू तट पर चौकसी करनी पड़ रही थी। कैप्टन बालाराव, देवीबख्श सिंह, मेहदी हसन, जगजोत सिंह, भगवत सिंह, शंभू प्रसाद शुक्ल आदि क्रांतिकारियों ने मोर्चा बेलवा से उठाकर लमती लोलपुर करने का फैसला किया, जिससे सरयू पार कर आने वाली सेना और बस्ती की ओर से बढ़ रही अंग्रेजी कुमक को एक साथ पछाड़ा जा सके। योजना हुई कि बेलवा कैंप से सैनिक अपना मोर्चा लमती लोलपुर लगाएं, किंतु बेलवा कैंप को पूरी तरह से खाली न किया जाए। अंग्रेजी सेना अपने पिछले हमले से उत्साहित है। जब रोक्राफ्ट को पता चलेगा कि राजा गोंडा के कैंप में सैनिकों की संख्या कम है, वह तुरंत ही दोबारा हमला करेगा। अंग्रेजी सेना के हमला करने पर बेलवा कैंप में बचे हुए सैनिक उनसे मुकाबला करने के बजाय लमती लोलपुर की तरफ जान बचाते हुए भागें। जैसे ही अंग्रेजी सेना हमारी तोपों की जद में आए, हमारे तोपची आग उगलना शुरू कर दें। इसी योजना के अनुसार क्रांतिकारी सेना के 2/3 सैनिक बेलवा कैंप से पीछे हटकर लमती लोलपुर आ पहुंचे। सभी तालुकेदारों और प्रमुख लोगों ने बेलवा कैंप छोड़ दिया। भ्रम फैलाया गया कि महारानी विक्टोरिया द्वारा कंपनी शासन समाप्त करने की घोषणा पर सभी राजे रजवाड़े इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना है, इसलिए तालुकेदार मोर्चों पर नरमी बरत रहे हैं। अवसरवादी अंग्रेजों को लगा कि क्रांतिकारियों के हौसले अब पस्त हैं। बेलवा कैंप में बचे खुचे लोगों को मारकर क्रांतिकारियों की बची खुची कमर तोड़ी जा सकती है। क्रांतिकारियों के बेलवा से पीछे हटते ही सर होप ग्रांट की सेना धीरे धीरे नदी पार कर रोक्राफ्ट के पास इकट्ठा हो रही थी। रोक्राफ्ट, टेलर और सर होप ग्रांट की सेनाएं बेलवा कैंप पर चढ़ने लगीं। योजनानुसार क्रांतिकारियों ने अपनी जान बचाकर भागने का अभिनय किया और क्रांतिकारियों का पीछा कर रही अंग्रेजी सेना जैसे ही लमती मोर्चे पर लगी तोपों की जद में आई, तोपचियों ने बारूद उगलना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना भौचक्की रह गई और सैकड़ों सैनिक मारे गए और मजबूरन उन्हें पीछे हटना पड़ा। राजा देवीबख्श सिंह की सेना में गोंडा नगर के फकीरदाद बेग और मोहम्मद अली बेग के पास तोपखाने का चार्ज था। फकीरदाद बेग के अधीन 3 तोपें थीं, जिस पर कार्यरत 3 मशहूर तोपची काले खां, हुसैन खां और मसीहत खां थे। ये तीनों सगे भाई थे और गोंडा नगर के समीप धनौली गांव के रहने वाले थे। तीनों भाइयों ने अंग्रेजों के सर पर इतनी तेजी से गोले बरसाए कि अंग्रेजी सेना ऐसे सर पर भागी जैसे शिकार शेर को देखकर भागता है। तीनों भाई राजा देवीबख्श सिंह के बहुत मोह लगे थे। राजा की सेना में तीनों तोपची अपनी तोप सहित बहुत मशहूर थे। काले खां बज्रबाण तोप पर, हुसैन खां लक्ष्मणिया तोप पर और मसीहत खां भक्तिनिया तोप पर तैनात थे। सर होप ग्रांट को अब समझ में आ गया था कि उसे धोखा दिया गया है। रोक्राफ्ट महीनों से इसी मोर्चे पर क्यों नहीं बढ़ पा रहा था, उसकी कठिनाई भी उसे समझ में आ रही थी। ब्रिगेडियर हडसन पहले ही जान बचाकर भागा था, यह भी उसे बखूबी पता था और सर होप ग्रांट को यह पता चल गया कि अब उसका मुकाबला उन लोगों से है जिन्होंने मई 1857 से पिछले 17-18 महीनों से अपना खूंटा गाड़ रखा है। सर होप ग्रांट ने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सूझबूझ से काम किया।
गुप्तचरों से उसे पता चला कि लोलपुर में राजा गोंडा के साथ राजा चरदा, राजा भिनगा, राजा बौंडी, राजा पयागपुर, इकौना, अमोढ़ा और छहद्वारा के राजा व कैप्टन बालाराव, अशरफ बख्श खान और बेगम की शाही फौजों के पहुंचने से करीब 30,000 लोगों की फौज इकट्ठा है और इतनी ज़बरदस्त तैयारी से उसके हाथ पांव फूलने लगे। सर होप ग्रांट, ब्रिगेडियर रोक्राफ्ट, ब्रिगेडियर टेलर तथा गोरखा सेनाओं के साथ अंग्रेजी फौज भी क्रांतिकारियों से कम बिल्कुल नहीं थी। सर होप ग्रांट इस बात से बिल्कुल हैरान था कि क्रांतिकारियों का इतना बड़ा मोर्चा हमसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। उसने कमांडर इन चीफ तथा गवर्नर जनरल को तार भेजकर मौजूदा हालात से अवगत कराया। जानबूझकर उसने आमने सामने का युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि उसने अयोध्या के रास्ते नदी पार कर महंगूपुर और तुलसीपुर माझा में सेना उतारने का प्रयास किया, पर राजा दिव्यक सिंह के सैनिकों की कड़ी चौकसी ने उसके मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। सर होप ग्रांट महंगूपुर और तुलसीपुर माझा के रास्ते इसलिए भी हमला कर रहा था कि लमती लोलपुर में सैनिकों की संख्या को वो कम कर सके। वह अपनी समझ में बिल्कुल सटीक था। उसे अनुमान था कि सरयू तट पर बसे गांवों पर हमले से क्रांतिकारी तट की सुरक्षा में फैलेंगे, जिससे लमती लोलपुर में क्रांतिकारियों के जमावड़े को घटाकर उन पर हमला किया जा सकता है। और सर होप ग्रांट की यह योजना बिल्कुल सही थी, किंतु इसके बावजूद उसे कोई विशेष बढ़त नहीं मिल पा रही थी। सर होप ग्रांट कभी सरयू के तट पर गांवों पर हमला करता तो कभी देर रात लमती में सेनाओं पर हमला करता। 25 नवंबर 1858 तक उसने 22 हमले किए, किंतु सफल न हुआ। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति को दबाने में सर होप ग्रांट दिल्ली से लेकर घाघरा तक का सफ़र कर चुका था। आज जब उसे किसी मोर्चे पर महीनों बीत गए थे तो उसका आत्मविश्वास जरूर डगमगाया था। आखिरकार उसने बैठकों का दौर शुरू किया और योजना बनाकर ही कदम उठाने की सोचने लगा। सर होप ग्रांट की भेजी सूचनाओं से कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल को यह दहशत सताने लगी कि यदि लमती लोलपुर का मोर्चा वे हार गए तो क्रांतिकारी सेना का रास्ता गोरखपुर तक साफ हो जाएगा। गोरखपुर और लखनऊ की अधिकांश सैनिक टुकड़ियां इसी मोर्चे पर हैं, अतः अवध हमारे हाथ से निकलने में देर नहीं लगेगी। महारानी विक्टोरिया के कंपनी शासन के विलय और क्षमादान की घोषणा से अंग्रेजों को थोड़ी बहुत आशा जरूर थी कि देसी राजे रजवाड़ों की नाराजगी को कम किया जा सकता है, किंतु बौंडी महल से बेगम के जवाबी फरमान और लमती में क्रांतिकारियों के 30,000 के जमावड़े ने गवर्नर जनरल की रातों की नींद उड़ा दी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का ऐलान गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। कंपनी का राज समाप्त हुआ। इसके स्थान पर भारत के शासन की बागडोर अब हमने अपने हाथों में ले ली है। सिवाय उन लोगों के जो हमारी अंग्रेजी प्रजा की हत्या के अपराधी हैं, सबको माफ़ कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में गोद लेने की प्रथा आइंदा से जायज़ समझी जाएगी। किसी के धार्मिक विश्वासों या धार्मिक रीति रिवाजों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सब भारतीयों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा जिस तरह से अंग्रेज़ों के साथ। महारानी विक्टोरिया के इस ऐलान के बाद बौंडी के किले से बेगम ने जवाबी ऐलान जारी किया, जिसकी प्रतियां जनता में खूब बांटी गई, जिसमें बेगम की ओर से कहा गया कि मलका विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का ऐलान जो हमारे सामने आया है वह बहुत साफ है, इसलिए हमने बहुत सोच समझकर मौजूदा ऐलान साया करते हैं ताकि ऐलान का खास असली मकसद मालूम हो जाए और हमारी रियाया होशियार हो जाए। बेगम के जवाबी ऐलान में कहा गया कि कंपनी ने जो वायदे और अहद पैमाने किए हैं, मलका विक्टोरिया उन्हें मंजूर करेंगी क्या? लोगों को चाहिए कि इस बात को गौर से देख लें कि कंपनी ने भरतपुर के राजा को पहले अपना बेटा बतलाया और उसका इलाका ले लिया। लाहौर के राजा के को वे लंदन लेकर गए और फिर कभी उसे लौटने नहीं दिया। नवाब शमसुद्दीन को कंपनी ने फांसी पर लटका दिया। पेशवा को उन लोगों ने पूना से सतारा और सतारा से निकालकर बिठूर में कैद कर दिया। बात उसमें साफ कही गई कि कोई भी कसूरवार बख्शा नहीं जाएगा। मलका विक्टोरिया के ऐलान में साफ दुश्मनी भरी हुई है। हमें अपनी रियाया पर बड़ा रंज है। हमें समझना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने कभी किसी का कसूर माफ़ नहीं किया है। हमारी रियाया में कोई अंग्रेज़ों के ऐलान के बहकावे में ना आए। बेगम के इस जवाबी ऐलान की प्रतियां जगह जगह बांटी गईं। बेगम के जवाबी ऐलान का खासा असर था। विक्टोरिया की घोषणा को बेअसर करने के लिए जवाबी ऐलान काबिल तारीफ था। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ने बेगम के जवाबी ऐलान को बड़ी गंभीरता से लिया। लमती लोलपुर में सजे राष्ट्रीय स्तर के मोर्चे को किसी भी हालत में जीतने के लिए सर होप ग्रांट ने अपने खैरख्वाह महाराजा बलरामपुर और अयोध्या के राजा मान सिंह से मदद मांगी। इन दोनों राजाओं ने आज तक क्रांतिकारियों से अंग्रेज़ों को बचाने का काम जरूर किया था, किंतु इस बार अंग्रेज़ों ने उन लोगों से क्रांतिकारियों के खिलाफ हथियार उठाने की अपेक्षा की।
अंग्रेज इन लोगों से खुली मदद की अपेक्षा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि लमती लोलपुर का मोर्चा किसी भी तरह जीता जाए। किसी भी परिस्थिति में यदि अंग्रेजी सेना हारी तो बेगम का जवाबी ऐलान और असरदार हो जाएगा। अवध के लोगों ने जहां बेगम में संभावनाएं देखी, आवाम फिर से भड़क उठेगी और अवध उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने मान सिंह और दिग्विजय सिंह को क्रांतिकारियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उनकी मनचाही शर्त पर राजी किया और अब फिर से दोनों खेमे रणभूमि में आजमाइश के लिए तैयार हो गए, जिसकी कहानी हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। देखते रहिए घाघरा पार।